Yeah, welcome back. Today we come again another with a new topic. It's called gas gangrene. Okay. अब तक जो भी हमने टॉपिक देखे हैं, बॉयल, फरंकल, सेलुलाइटिस, एरिसिप्लास, फिर अपना कार्बंकल और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, सारे के सारे इन्फेक्शन से गैस गैंग्रीन कैसे डिफरेंट है वो हम आज देखते हैं। गैस गैंग्रीन क्या है? गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन जब होता है और उसकी वजह से जो गैंग्रीन प्रोड्यूस होता है तो उसको हम एक टर्मिनोलॉजी दी गई, दैट इज़ कॉल्ड गैस गैंग्रीन। मतलब गैंग्रीन तो हो ही रहा है पर एक गैंग्रीन गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म के कारण है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो अपना ऑर्गेनिज्म आता है मोस्ट कॉमनली, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। मतलब इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, और ये हमारे मसल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होता है। और वो गैस प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से फिर गैंग्रीन होता है, दैट इज़ कॉल्ड गैस गैंग्रीन। ये इन्फेक्शन की खासियत क्या है? ये डीप फेशिया के नीचे होता है, मसल्स में होता है और मसल्स डीप फेशिया के नीचे होते हैं। हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, जिसमें आप फैट भी इंक्लूड कर सकते हो, देन देयर इज़ अ डीप फेशिया, और डीप फेशिया के नीचे जो है हमारे मसल्स आते हैं और उस नीचे फिर बोन्स आते हैं। तो ये मसल्स का जो है वो इन्फेक्शन है गैस गैंग्रीन। और इसमें ऑब्वियसली मसल इन्फेक्ट होंगे और गैंग्रीनस चेंजेस होंगे और स्किन के ऊपर भी गैंग्रीनस चेंजेस, इडीमा वगैरह डेफिनेटली इसमें हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्किन के ऊपर आपको चेंजेस दिखें, है ना, होंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होंगे ही। ओके, तो अब सवाल ये है कि वो सब शॉर्ट नोट और उन सब की बात हम जाने दें, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पेशेंट को गैस गैंग्रीन है? हमारे लिए तो वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट मिस नहीं होना चाहिए। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हमने देखा, कैसे उसको पहचाना जाएगा। गैस गैंग्रीन कैसे पहचाना जाएगा? मान लो मैंने बताया वो जनरली कहाँ होता है, अपना लोअर लिम्ब है या अपर लिम्ब है, कहीं पे भी जनरली होता है। इन्फेक्शंस होता है, रूट ऑफ मतलब इन्फेक्शन, खास करके इसके जो स्पोर्स होते हैं, जो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस की हम बात कर रहे हैं, वो स्पोर अपने ये जो मिट्टी है, धूल है, इन सब में होते हैं। तो अगर पेशेंट मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, उसके अंदर जो है ये चीज़ें हो सकती हैं। हर एक में होता है ऐसा नहीं है, पर हो सकती हैं अगर वो मसल में उसको एंट्री मिल जाए तो। ओके, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर हम जस्ट फॉर सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं कि इन्फेक्शन गैस गैंग्रीन हमारा हाथ में हो रखा है, तो हाथ के अंदर क्या, ये जो अपना अपना ये बल्क है, हाथ में मसल बल्क कहाँ है? यहाँ पे तो सारे टेंडन्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हाथ का मसल बल्क है, या तो फिर आप बोलें यहाँ पे हमारा मसल बल्क होता है। उसको जब आप दबाएंगे ना, उसको जो इस तरीके से व्हेन यू प्रेस इट, आपको कड़कड़ टाइप का एक साउंड जो है वो फील होगा। अब साउंड फील कैसे होगा? मतलब कहने की बात है कि आपको फील होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो कि एक बेडशीट है, वो बेडशीट की मतलब जो बेड के ऊपर जो हम बेडशीट बिछाते हैं, उस बेडशीट के नीचे अगर हमने एक मोटा प्लास्टिक भी बिछा दिया हो, कैन यू एज्यूम, एक बेड है, बेड के ऊपर हमने एक मोटा प्लास्टिक, जिसको हम ताड़पत्री कहते हैं, वो बिछा दिया, मोटा सा प्लास्टिक आता है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने चादर बिछा दिया, और उसके ऊपर जब हम बैठेंगे या उसके ऊपर जब हम ऐसे प्रेस करेंगे उसको, है ना, तो कैसा साउंड आएगा? कड़कड़ प्लास्टिक बोलेगी ना अंदर, वैसा कुछ साउंड जो है ना आपको इसमें आएगा। यानी वैसा कुछ साउंड या वैसा कुछ फीलिंग आपको ऐसे दबाने पे आएगी। दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेपिटेशन। ये सिमिली देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि काफ़ी बुक्स में लिखा होता है कि क्रेपिटेशन इज़ देयर, और स्टूडेंट्स लिख के भी आ जाते हैं क्रेपिटेशन, लेकिन पता तो होना चाहिए क्रेपिटेशन है क्या और किस टाइप का वो फील होता है। तो उसकी सिमिली देने के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ इस टाइप का आपको फील होगा। तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस या सेल्यूलाइटिस के अंदर अगर आप दबाएंगे ना, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि ये स्किन सबकी इन्फेक्शन है। सेल्यूलाइटिस का पेशेंट आए, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का पेशेंट आए, आप उसको ऐसे जो मसल वाला एरिया को अगर आप दबाएंगे तो वैसा क्रेपिटेशन आपको नहीं आएगा। गैस गैंग्रीन के अंदर फीचर्स नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जैसे भी हो सकते हैं, बाहर के फीचर्स स्किन के, जैसे मैंने बताया ना, ब्लैब्स होंगे, उसमें डर्टी फ्लूइड भरा होगा, ईडीमा होगा, रेडनेस होगा, वैसे सिम्टम्स भी
गैस गैंग्रेन में हो सकते हैं, लेकिन उसका जो डिस्टिंक्टिंग फीचर, उसका जो डिमार्केटिंग फीचर है जिससे स्टैम्प होता है कि ये गैस गैंग्रेन है क्लिनिकली, वो ये क्रेपिटेशन, टिश्यूज़ के अंदर आपको क्रेपिटेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप एक्सरे करवाते हैं, मुझे तो ज़रूरी नहीं लगता एक्सरे की कोई ज़रूरत है, लेकिन अगर एक्सरे करवाएंगे तो आपको एक्सरे में मसल्स के अंदर आपको गैस जो है वो दिखेंगे। वो गैस कैसी दिखेगी वो बात की बात है, लेकिन क्लिनिकली आप कैसे डिटेक्ट करेंगे वो आपको एक क्लियर कट पता होना चाहिए। ये इन्फेक्शन बहुत बहुत ही सीवियर है। हमने जो नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस की बात करी ना, जिसमें पेशेंट लेस देन 24 आवर के अंदर एक्सपायर हो गया था, ये उससे भी ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। मैं बताऊँ ये कितना सीवियर है। सुबह जिस पेशेंट को खाली अंगूठे में इन्फेक्शन था, सिर्फ पैर के अंगूठे में जिसको इन्फेक्शन था, दोपहर होते होते वो मिड थाई तक पहुंच गया। मिड थाई, ये जो थाई है ना, मिड थाई तक पहुंच गया इतने कम समय में। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है पता है? एम्पुटेशन। उस चीज़ को काट के फेंक दो। दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ गैस गैंग्रेन। क्यों? क्योंकि भाई ये डीप फेशिया के नीचे इन्फेक्शन है, मसल के अंदर। देखो, अब गैस गैंग्रेन में जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। आपके नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस में तो मैंने बताया फिर भी लेस देन 24, मतलब एक दिन के आसपास का लगभग समय लगा, हालांकि वो भी 8-10 घंटे में हो सकता है, लेकिन गैस गैंग्रेन तो उससे भी ज़्यादा फास्ट है। 2-3-4 घंटों में भी गैस गैंग्रेन में पूरा खेल हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? आप पूछेंगे सर गैस गैंग्रेन में ऐसा क्यों है? उसका रीज़न ये है कि गैस गैंग्रेन नंबर 1 ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ये मसल को इन्वॉल्व कर रहा है। मसल का ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छा होता है। मसल हैज़ ए एक्सीलेंट ब्लड सप्लाई। तो जो भी टिश्यू की डिस्ट्रक्शन से जो भी टॉक्सिन रिलीज होंगे, जो भी बैक्टीरिया होगा, वो सब चीज़ जो है वो बहुत जल्दी फैलेगी। क्यों? क्योंकि मसल का ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है। ओके, जब भी आप वर्क करेंगे, देखो सबसे अच्छा ब्लड सप्लाई बोन का होता है, दूसरे नंबर पे मसल्स का ब्लड सप्लाई आता है, और तीसरे नंबर पे आता है स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू का ब्लड सप्लाई। इस टाइप से स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये मसल के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छा है, इसलिए फैलता भी बहुत जल्दी है, और ऑर्गेनिज्म विरुलेंट तो है ही। इसकी ट्रीटमेंट में क्या है? देखो, नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस तक हम क्या कर रहे थे? स्किन सबक्यू काट के निकाल दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो डीप फेशिया के नीचे जाता ही नहीं था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने बताया वो मसल को इन्वॉल्व कर रहा है, तो कायदे से तो आपको मसल भी निकालने पड़ेंगे। तो भैया अब हाथ पैर में अगर आप मसल निकाल देंगे तो फिर बचेगा क्या? स्किन तो ख़राब हो ही रखी है। स्किन निकाल दिया, सबक्यू निकाल दिया, मसल निकाल दिया, तो खाली बोन रख के करना क्या है? डजंट मेक एनी सेंस प्रैक्टिकली। ठीक है। और दूसरा, उतना सब करने में टाइम बहुत जाने वाला है। इस पेशेंट का एम्पुटेशन कैसा होता है? हाँ, मतलब कोई सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि ऐसा, जैसे कि मान लो हाथ में अगर इन्फेक्शन है तो हम ऐसा मार्क करेंगे, हाथ को फिर काटेंगे और फिर जो है वो हम सिल के उसे बंद कर देंगे। मतलब जैसा हमने काफ़ी जिसके हम कभी कभार जाते हैं तो रोड पे किसी का पैर का एम्पुटेशन, हाथ का एम्पुटेशन हमने देखा होगा, वैसे टाँके लेके बंद कर देते होंगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये गिलोटाइन एम्पुटेशन है। गिलोटाइन एम्पुटेशन मतलब क्या? गिलोटाइन एक मशीन आता था 16वीं-17वीं शताब्दी में, जब राजा जो है वो सजा देते थे अपन ये अपराधियों को। तो कैसा होता था? ऐसा एक यू शेप का एक कटघरा बनाया जाता था, उसमें व्यक्ति का गला ऐसा इस तरीके से सेट होता था, और ऊपर से ऐसा जो गड़ा सा या क्या कहें हम, जो मजबूत मोटी सी तलवार जो होती थी ऊपर ऐसे लटकती रहती थी, और जैसे ही उसको खींचा जाता था वो तलवार गिर के सीधा ऐसे गर्दन काट के अलग हो जाती थी व्यक्ति की। तो इस टाइप का जो है वो सज़ा दी जाती थी। तो इस मशीन को कहा जाता था गिलोटाइन। वो तो सज़ा खैर आजकल नहीं दी जाती है, पर कुछ उस टाइप का एम्पुटेशन, मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि वो जो इस टाइप का यू शेप का जो वो शेप है, उसके अंदर हम अगर अपना हाथ रख दें और ऊपर से ऐसी तलवार गिरे तो कैसा हाथ पूरा ऐसे कट जाएगा। कुछ उस टाइप का एम्पुटेशन जो है हम यहाँ पर करते हैं, यानी कि स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, बोन सब एक ही लेवल में काट देते हैं। ठीक है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम पेशेंट को एनेस्थेशिया दे सकें, क्योंकि अगर आपने पूरा अगर अच्छे से काट के उसको बंद करने का ट्राई किया तो तब तक तो पेशेंट मर जाएगा, बाहर ही नहीं आएगा वो एनेस्थेशिया में से। क्योंकि मैंने बताया कोई पेशेंट हंसता खेलता तो होने वाला नहीं है इसके अंदर। पेशेंट में फीवर होगा, सेप्टिक शॉक होगा, डिसोरिएंटेड होगा, कोमेटोज होगा, वो अराउजी, मतलब वो बात भी नहीं कर रहा होगा आपसे, है ना।
इतना ज़्यादा, क्योंकि सेप्सिस जब बढ़ता है तो ये सारे सिम्टम आते हैं। वो क्या होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, वो सब हम कभी अलग डिस्कस कर सकते हैं। पर हाँ, पेशेंट बहुत ही लोग आपको देख के पता चलेगा भाई ये सही नहीं है ना। और पता कैसे करेंगे? क्रेपिटेशन से, जो मैंने आपको बताया। ट्रीटमेंट क्या है? एम्पूटेशन। वो भी कैसा एम्पूटेशन? ग्यूलेटाइन एम्पूटेशन, सब कुछ एक लेवल पे कट। आप फिर पूछेंगे सर उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद उसका रेगुलर ड्रेसिंग करो। और अगर आपको लगता है कि भाई और आगे बढ़ रहा है तो ऊपर से एम्पूटेशन करो। मान लो पहले हमने यहाँ से काटा, उसके बाद हमने 2-3 दिन ड्रेसिंग किया, पता चला भाई ये तो और ख़राब हो रहा है, तो और ऊपर से काटना पड़ेगा। जब पर जनरली ऐसा इन केस में जनरली नहीं होता है, एक बार एम्पूटेशन हम कर दें तो यूजुअली आ जाता है, बट ऐसा हो सकता है, कहने की बात है। बट ट्रीटमेंट क्या है? सीधा का सीधा एम्पूटेशन। अब तक की सब जो इन्फेक्शन थे उसमें किसी में भी एम्पूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसमें पड़ती है एम्पूटेशन की ज़रूरत। पर ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो भाई प्राइमरीली सर्जरी ही है हमारी इसके अंदर। दूसरी इसमें कोई जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मतलब प्राइमरी। दूसरा हम दे सकते हैं इसमें एंटी गैस गैंग्रीन सीरम, वो आता है, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम भी इसमें दिया जाता है। पर सर्जरी है। और अब इसमें ये भी होता है कि भाई टिश्यू का कल्चर आप भेजें और कल्चर में वो क्लोस्ट्रीडियम परफेंजेस दें, पर वो कल्चर तो आएगा आपका 3 दिन के बाद, और 3 दिन तक तो पेशेंट की चिता जल चुकी होगी, तो इट डजंट प्रैक्टिकली मेक एनी सेंस। ओके, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन जैसा कुछ होता नहीं है। आपको क्लिनिकली क्रेपिटेशंस लग रहा है, आप रिलेटिव्स को समझाइए कि सर ऐसा ऐसा है, आप काउंट देखिए, पेशेंट की कंडीशन देखिए, आप क्लिनिकली डिसाइड कीजिए कि ये गैस गैंग्रेन है और आप एम्पूटेशन करके सर्जरी करके छोड़ दीजिए। तो ये प्रैक्टिकली आपको इसके अंदर करना होता है। तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ रिपोर्ट भेजेंगे और कंफर्म करेंगे फिर एम्पूटेशन करेंगे, नहीं, ये क्लिनिकली तुरंत ही किया जाता है। जैसे ही पेशेंट आपके पास आया वो 1-2 घंटे के अंदर उसका सर्जरी हो जाना चाहिए, वरना मैंने बताया अमाउंट ऑफ टॉक्सिन इतना ज़्यादा है कि पेशेंट नहीं बच पाएगा, है ना। लाइव पेशेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन अ डेड वन, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर होता है। तो आई होप कि स्किन सबकी इन्फेक्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो हमें अब तक मिल चुकी होगी। कैसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करना ये सबसे ज़रूरी बात है, वहीं पे जो चीज़ है वो हमारी मिस हो जाती है। और ट्रीटमेंट क्या करना है उसका एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ और लेके आएंगे। डेफिनेटली अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भी डेफिनेटली हमें सजेस्ट करें, उसके बारे में अगर कुछ हो सकता होगा वीडियो अगर मैं बना सकता हूँगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट वन। थैंक यू।